Good morning to everyone. Today my topic is Good morning, sir. method of variation of parameters. Variation of parameters, right? ये टॉपिक जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम इस पर डिस्कस करेंगे. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने पढ़ा हुआ है उसका ही एक पार्ट है और दिस इज द स्ट्रॉन्ग मेथड, स्ट्रॉन्ग टूल जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स को एक बार आप समझें, इसका क्या टेक्निक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चंस करने के अलावा उसके फंडामेंटल को भी समझना बहुत जरूरी है. सो यू कैन सी this is the method, this is the very powerful tool for obtaining integral of linear differential equation of second order. यानी कि एक बहुत पावरफुल टूल है when both the parts of complementary function are known. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, जब भी कोई फंक्शन आप सोल्व करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट का तो राइट हैंड साइड को जीरो करके लेफ्ट हैंड साइड को सीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो इसमें आपको क्या करना है, वेरिएशन पैरामीटर में इसमें पहले आपको क्या करना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो निकाल लें. अब क्वेश्चन कैसा दिखेगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इन दिस फॉर्म, इस तरह का फॉर्म आपको दिखेगा यहाँ पर. ठीक है, इस जगह पर डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर विल बी अलोन, देयर इज नो कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं है, वन मानेंगे. P यहाँ पर आएगा, Q है, R यहाँ पर है, यहाँ पर ये सिंगल होगा, स्पेशली ध्यान रखें. वेयर P Q R फंक्शंस ऑफ X. अब हम क्या करेंगे, इसके दो सॉल्यूशंस मान लेंगे. लेट U और V दो अपन पार्ट मान लेते हैं जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शो करता है. ये टेक्निक है, सिर्फ इसको समझना है, बाकी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा. तो जहां पर आपका y है, y को अपन y की दो आंसर्स माने u और v, ये दोनों सॉल्यूशंस हैं. तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे u से. तो y को आपने u से रिप्लेस कर दिया. देखिए राइट हैंड साइड को जीरो माना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में राइट हैंड साइड को जीरो करना होता है. ठीक है, तो ये मैंने जीरो बना दिया है. और फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है वो u की फॉर्म में आप देखते हैं, ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल u है और सेकंड वाले में यहाँ पर v है. तो y के आंसर्स u और v की फॉर्म में आएंगे. तब आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से, मतलब जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू au प्लस bv. ये आपका मेन सॉल्यूशन है. ठीक है, इसकी हेल्प से आपको इसको सोल्व करना है. अब इनकी जो कैलकुलेशन वो मैंने नहीं बताई है, डायरेक्टली हम समझें कि ये जो पोर्शन दिया गया है ये इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है. ठीक है, आगे देखें. अब ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया और इस जगह पर ए और बी, कैपिटल ए और बी जो है ना वो हमें निकालना पड़ेगा. हमारा जो मेन फोकस है वो ए और बी निकालना. अगर आपको यू और बी तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन ए और बी इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वी हैव द फॉलोइंग. हम क्या करेंगे, ए और बी निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. डी ए बाई डी एक्स माइनस वी आर यू डी बी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं. फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे. ए निकालना है, यहाँ से बी निकालना है. अगर किसी को ये फॉर्मूला लर्न नहीं होता है तो हम बिना इसके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. मैं कोशिश ये करूंगा कि क्वेश्चन जो एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं वो हम इसकी हेल्प से ही करें. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप या तो डायरेक्ट लर्न कर लो, अगर एग्जाम में टाइम कम हो तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे. और सारी कंडीशंस गिवन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आर है, यू है, वी, सब हम निकाल देंगे, ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा. ठीक है ना. अगर सपोज करो ए और बी नहीं निकलता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकलता है, मतलब आपका मेन फोकस है ए और बी निकालना, लेकिन उससे पहले यू और वी निकालना. पहले क्या निकालना है, यू और वी. ये देखो सॉल्यूशन में यू और वी निकालना, उसके बाद ए और बी निकालना है. जब तक यू और वी नहीं निकलेगा तो ए और बी का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता. ठीक है ना. तो ए और बी निकालने के लिए यह निकाल लेंगे. तो अब अगर मान लो एक यू निकल जाए, एक अल्टरनेटिव मेथड है ये, क्योंकि यू और वी निकालने के मेथड तो है, लेकिन कई बार क्या होता है यू एक तो निकल जाता है लेकिन दूसरा नहीं निकल पाता. तो दूसरा वी निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. ओवरऑल कुछ नहीं करना, ओवरऑल सिंपल वर्क है कि आपको इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ए बी यू वी चाहिए.
ठीक है। ए और बी निकालने के लिए ये अबव फॉर्मूले ये यूज कर लेंगे ए और बी के लिए। और यू और बी में अगर मान लो एक यू निकल गया, जिसको ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, अगर यू निकल गया तो वी नहीं निकला, तो वी निकालने के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब वी डायरेक्टली नहीं निकल रहा। बट इसकी नौबत आती नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेके चलें जब आपको ज्यादा समझ आएगा। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत आसान है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 4y 4 tan 2x, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, आपको ध्यान हो तो इसको हम लास्ट जो मैंने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो करवाए थे यूनिट नंबर 3 में, वहां पर उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, वही तरीका लगाएंगे, डी स्क्वायर 4y 4 tan x, इसको डी स्क्वायर डी में कन्वर्ट करेंगे 4y, इसमें से y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेने के बाद आपको डी स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से y कॉमन ले लिया है मैंने। इस वाले पोर्शन को आप क्या करेंगे, CF में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो भी डी था कर चुके हैं सब कुछ हम, इस पूरे डी को m से रिप्लेस कर देंगे। तो m स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0, इसको इधर लेंगे तो -4 होगा, और m को जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस i/2 होगा। शुरू के अंदर यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। कैसा पार्ट है ये है इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट्स, डिफाइन डिस्टिंक्ट इमेजिनरी। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, वो तो ई में लिखा जाएगा, और सेकंड वाला पार्ट वो cos 2x, मतलब यहाँ पर 2x ये जो पार्ट दिया है उसको यहाँ पर लिखते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो ये आपका CF के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि दो कांस्टेंट हमारे निकल गए। कई बार क्या होता है एक ही कांस्टेंट निकलता है, लेकिन हमें वेरिएशन पैरामीटर में मैक्सिमम दो टर्म्स चाहिए, यहाँ और यहाँ। जब तक ये दो टर्म्स हमें नहीं मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 में देखें, जब तक हमें ये दो टर्म्स नहीं मिलेगी तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रख के चलें। अब आप देखेंगे ये देखें, यहां पर देखें, इस जगह पर आपको ये चीज समझ में आएगी। C1 cos 2x, देखो क्या किया है इस वाले पोर्शन में, ये एक नया सॉल्यूशन है। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन दिस वन, आपने माना था AUBV, AU ये U है, ये BV है, ठीक है ना। तो ये cos 2x आपने निकाल लिया, sin 2x निकाल दिया, तो आपको CF निकालना है कैसे भी करके, किसी भी मेथड से CF निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर A और B अननोन दो वैल्यूज अपन मान लेंगे। ये देखो इससे मैच कर रहा है सेकंड इक्वेशन से, लेकिन लिखने का टेक्निक यही रहेगा, इसका हम यूज करेंगे बाद में। अब ये सपोज कर लिया कि कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो आपको पहले कैसे भी करके CF फाइंड करना है, ठीक है। तो CF निकालने से क्या होगा कि आपको यहां पर दो टर्म्स मिल जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, A और B निकालना। अब A और B निकालने का ही मेन टॉपिक, अब A और B को निकालने का तरीका समझे। एक तो मैंने पीछे फॉर्मूले बताए थे, dA/dx वो वाला फॉर्मूला है, और एक अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बोथ आर द कंडीशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B। A1 का मतलब है वन टाइम डिफरेंशियल, है ना, और U और V हमारे पास ये U और V के cos 2x और ये sin 2x U और V में काउंट होंगे। A1 U1 B1 B1 ये जो दिए गए हैं, A1 का मतलब वन टाइम डिफरेंशियल, U1 का मतलब वन टाइम डिफरेंशियल, B1 का मतलब वन टाइम डिफरेंशियल, V का मतलब वन टाइम डिफरेंशियल, और R हमारे पास क्वेश्चन में सामने हो गई। तो R अब आप क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन लर्न कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर आप U और V की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। U की वैल्यू cos 2x हो गया, ये U है, और V की वैल्यू sin 2x है। फिर क्या लिखा है U1, तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ पर cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, और 2x के साथ 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। V1 का मतलब है, यहाँ पर V1 आ रहा है, V1 का मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करना है, साइन का cos 2x का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ये तो R हो गया, R की टर्म है ये, ठीक है। ये वाली टर्म किसकी है, R की। इस तरह से दो इक्वेशन आप यहाँ पर बना लेंगे।
अब आपको देखना है, अच्छा यहाँ पर स्कोर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा और स्मॉल हो जाएगा, 2 को यहाँ से हटा देंगे तो मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि जिसे आप बोलते हैं, उससे इस चीज को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ इक्वेशन आप देखें तो यहाँ 2 काटने के बाद ये टर्म बच जाएगी और ये दोनों टर्म थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जैसे a1 या b1 किसी एक को एलिमिनेट करो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, cos 2x और यहाँ sin 2x है। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, sin 2x को ऊपर लेंगे, cos 2x को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। जब sin 2x इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin 2x cos 2x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो sin स्क्वायर 2x, यहाँ हो जाएगा 0। इसी तरह से cos 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे दोनों कैंसिल होते हैं तो हमारे पास बचेगा b1, आप कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, ये टर्म अपने पास बच जाएगी। और यहाँ लिखेंगे 2 sin 2x को sin बाई cos लिख सकते हैं, और cos इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको देखना है कि a1 और b1 निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। अब मान लो b1 निकालना है तो इसको cos से करो, इसको sin को, उल्टे एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी यही किया है मैंने। अच्छा, ये जो वैल्यू है b1 कॉमन लेने के बाद ये 1 बन जाएगा। तो हमारे पास जैसे ये 1 बनता है, cos से cos कैंसिल होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 sin 2x। ठीक है, ये टेक्निक है, ऐसे ही निकालना है। 2 sin 2x निकाल लेंगे। 2 sin 2x निकाल के b1 का मतलब क्या होता है, b1 का मतलब है ये रहा, b1 का मतलब है db by dx। ठीक है, b1 का मतलब है db by dx। सॉरी, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। यस, db by dx 2 sin 2x, यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, ये डी बाई डी एक्स आ गया, 2 sin x, इस dx को यहाँ ले जाएंगे। db का इंटीग्रेशन क्या होता है, b, sin का इंटीग्रेशन होता है cos, सेपरेशन कर दिया वेरिएबल्स का, sin का माइनस cos 2x बाई 2, तो 2 कैंसिल होगा, c2। ये आपका फर्स्ट पोर्शन आ जाएगा b वाला। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो b1 आ रहा है ना, इसकी वैल्यू को आप अबव इक्वेशन, यानी कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है, जहां पर आपने माना था इक्वेशन नंबर 4 है ये वाली ना, जहां पर आपने a और b को एलिमिनेट किया था, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर से b1 की वैल्यू 2 sin 2x, तो यहाँ पर ये a1 cos 2x है, ये देखें a1 cos 2x। यहाँ b1 की जगह क्या रखा है, 2 sin 2x, कहाँ से रखा है, यहाँ से रखा है। ठीक है, रखकर अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कुल सिंपल है, इसको लेकर इक्वेशन नंबर 4 में आप ये वैल्यू पुट करते हैं और इस जगह पर b1 की वैल्यू sin 2x रखेंगे। अब जैसे आपने वैल्यू पुट करी यहाँ पर a1 cos 2x, ये sin 2 sin स्क्वायर x, इसको उधर लेके जाएंगे तो -2, मुझे कुल मिला के a निकालना है, तो 2 sin स्क्वायर 2x ये माइनस में होगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर 2 इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपके cos 2x, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। ठीक है ना, इस -2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, -2 + 2, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो cos 2, इसके साथ करेंगे तो sec 2x। ठीक है, अब सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद में ba का इंटीग्रेशन a होता है। ठीक है, और 2 cos 2x, 2 को बाहर निकालेंगे, cos का sin 2x बाई 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, sec का क्या होता है, log sec x tan x, और क्योंकि 2x आ रहा है तो बाई 2 भी आएगा, बाई 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c1, ऊपर मैंने c2 माना था तब आपने b निकाला था। कुल मिला के ये तो हो गया आपका b। ठीक है, ये तो है हो गया आपका b, और ये जो हो जाएगा आपका a, ये आपका a है। तो हमें इस तरह से a और b को निकाल सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, y = au + bv माना था,
तो पहले आप a की वैल्यू पुट करेंगे, ये a की वैल्यू है, एज इट इज अंदर रख देंगे, इनटू u क्या था, cos 2x था, u cos था और v sin था, शुरू में निकाला था CF के अंदर, CF के अंदर अपन ने किया था ये, तो a ये हो जाएगा इनटू ये u, b की वैल्यू आपने निकाल रखी है माइनस cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है ना। तो a, ये u, ये b और ये v, ये सब हम निकाल चुके हैं, u और v हम निकाल चुके हैं, u और v क्या है, cos और sin है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, cos 2x को मल्टीप्लाई करते हैं sin 2x इंटू cos 2x, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर c1 से करते हैं, फिर sin को इससे करते हैं मल्टीप्लाई, sin को फिर इससे करते हैं, तो ये दोनों टर्म्स तो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो पहले हम लिखेंगे c1 cos 2x, फिर c2 sin 2x, और फिर ये जो रिमेनिंग टर्म एज इट इज रख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो u और b निकालना ही, ये u और b निकालना डिफिकल्ट है, CF कैसे निकालना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेक्निक से इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। कैलकुलेशन में u और v आप देख सकते हैं, ऊपर मैं दोबारा दिखा देता हूँ u और v कैसे दिखा था, ये देखो, ये CF निकाला था आपने, ये u है और ये v है, सिंपल समझो, कॉन्स्टेंट ये u और ये v है, बहुत आसान है, CF निकालने का uv निकालना बहुत आसान है, वही मैंने रखा है। और a और b तो अपन निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना, a और b हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ पर ये देखिए a और b मैंने अभी निकाले ही थे, फाइंड किए थे, uv अपन को पता है cos 2x sin 2x। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि क्योंकि आप वेरिएशन पैरामीटर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिंगल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सिंगल। लास्ट में बाद में जब सोल्व करेंगे तो इसका इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसका डिवाइड सब में करेंगे तो इधर जब डिवाइड होगा, इधर जब डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू ई रेज़ टू पावर एक्स है, आर की वैल्यू पूरी नहीं है, जब इसका डिवाइड कर लेंगे बाद में जब अपन आर निकालेंगे तब की बात कर रहा हूँ। तो आर यहाँ पर ये नहीं है, इसको सिंगल बनाना होता है, इसका इसमें क्या करना होता है, पहले इसका इसमें डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल वो चीज नहीं देखनी, अभी आपको ध्यान रखो कि जब आर निकालोगे तो ई रेज़ टू पावर एक्स होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन यही होता है। अब इक्वेशन इज होमोजेनियस, देखो दोनों सेम आ रहे, पावर 2 है तो 2 बार डिफरेंशियल है, पावर 1 है तो 1 टाइम डिफरेंशियल है। होमोजेनियस आपने पढ़ा हुआ है, मैं करा चुका हूँ, रिवीजन में भी किया हुआ है। तो जब आपका ये दोनों सेम हो, पावर 2 डिफरेंशियल 2, पावर 1 डिफरेंशियल 1, जब ऐसा हो तो ये कहलाता है होमोजेनियस इक्वेशन। और इसमें क्या करते हैं, x की जगह ई रेज़ टू पावर z रखते हैं, या फिर z इज इक्वल टू log x, इसको लिख सकते हैं ऐसा। कुल मिला के आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एक तो x ई रेज़ टू पावर z पहले भी बताया था, या फिर z इज इक्वल टू log x, मतलब जहां जहां आपके z होगा वहां log x या x की जगह ई रेज़ टू पावर z लिखेंगे। और साथ में ये दो कंडीशन भी आपको याद रखनी है, मैंने सिखाया था आपको कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को डी इंटू डी माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 बार डिफरेंशियल है ये, लिख सकते हैं, और एक्स डी वाई को डी वाई लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर जो इक्वेशन दी गई है ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है इसकी जगह तो आप पुट करेंगे ये टर्म, ये वाली, और ये जो टर्म है ये क्योंकि दोनों की इसकी पावर 1 है और ये 1 टाइम डिफरेंशियल है, तो इसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। राइट साइड का भी एक्स की जगह क्या रखोगे, ई रेज़ टू पावर जेड, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा 2z, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा जाएगा, ई रेज़ टू पावर z। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है ना। आप बात समझ रहे हैं, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें आप। तो कुल मिला के ये 3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। अच्छा यहाँ पर d क्या है, डी बाई डी जेड है, क्योंकि हम z की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पूरी इक्वेशन के अंदर ये देखें आप, मैंने वैल्यू पुट कर दी है, जहां पर एक्स स्क्वायर उसकी जगह ये रखा है, ये वाली टर्म, और जहां पर ये था एक्स डी वाई वहां पर डी वाई रखा है, यहाँ वाई है, यहाँ पर भी इसको जेड में कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि इसका रोल यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो सी एफ निकालना है, ठीक है ना। अब इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर एक्स की जगह ई रेज़ टू पावर जेड, यहाँ पर ई रेज़ टू पावर जेड।
रखने के बाद इसमें से y कॉमन लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1, डी से डी कैंसिल होगा तो डी स्क्वायर माइनस 1। आपका राइट हैंड साइड का रूल यहाँ है ही नहीं, आपको तो सी एफ निकालना है कैसे भी, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें यू और वी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पोर्शन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, डी की जगह एम से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा +1, और जब इसको आप रूट लगाते हैं तो +-1। इन दिस कंडीशन वी गेट both the distinct and real roots। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग और रियल है, तो कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर 1 आना है ना, c1 e⁻z c2 e⁻−z, -1 और 1, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1z और यहाँ -1z। लेकिन ध्यान रखो z की फॉर्म में क्यों निकाला, क्योंकि आपका क्वेश्चन z में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि d का मतलब d/dz है यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो कि अगर x की जगह e⁻z है तो -1 में e⁻−z होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगा या x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया आपका u और ये हो जाएगा आपका v, ये हो गया u, क्योंकि हमें u और v निकालने का टेक्निक लगाना पड़ता है। ठीक है, ये u और v हो गया, बिल्कुल आपको यही करना है। CF निकल गया तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस क्वेश्चन सेम मेथड चलेगा। अब आप एक चीज ध्यान रख के चलें कि यहाँ पर जब कंप्लीट सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होता है, y = AUBV, AUBV, तो ये हो गया आपका u, ये हो जाएगा v, और ये जो C1 C2 है इनकी जगह एक नया अननोन वैल्यूज a और b अपन मान लेंगे, और हम मानते हैं कि ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और इस x को आप डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो फोकस है वो a और b निकालना है, a एंड b, और a और b निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो फॉर्मूले हैं, dA/dx और dV/dx में, और एक डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ये देखो, a1u1 a1u_b1v a1u1b1b1 = 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वही चीज है जो अभी अपन ने रिपीट की थी लास्ट, जो अपन कर चुके हैं, आई एम रिपीटिंग सेम थिंग। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं उसमें आपको u और v निकाल चुके हैं, x की वैल्यू x है, इसकी x की वैल्यू 1/x है, तो ये x और 1/x। a1u1 का मतलब है इसका डिफरेंशियल, अच्छा x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1 होगा। अच्छा v1 1/x का डिफरेंशियल होता है माइनस का 1/x इसका, और सामने क्या लिखा है r, सॉरी यहाँ पर मैं गलत कर गया हूँ, यहाँ पर आपके आएगा r की वैल्यू क्या है, e⁻x। मैंने आपको शुरू में बताया था क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था लास्ट में, उसमें लिखा हुआ था x, सॉरी उसके अंदर आप शुरू में ये कर चुके हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ उसको। ये देखिए, तो इस जगह पर शुरू में x² e⁻x था, मैंने उसका डिवाइड किया, मैंने कहा था राइट हैंड साइड में सिर्फ e⁻x ही लिखा जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से, ये देखिए, इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर e⁻x ही बचेगा, ये r है। ठीक है, तो यहाँ पर r आएगा, इस जगह पर r लिखा जाएगा, मैंने गलत लिख दिया है, और इस जगह पर अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये तरीका, इन दोनों में से क्या किया कि फर्स्ट वाले को तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, यहाँ माइनस का 1/x², तो x से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x कम हो जाएगा, या x e⁻x हो जाएगा। सिंपल एलिमिनेशन कर रहा हूँ, आप देखेंगे v1 कैंसिल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2a1x, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x e⁻x। अब आप क्या करेंगे, वही x से x कैंसिल होगा, a1 के इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये बचेगा 1/2 e⁻x। ठीक है, अब a1 को आप लिख सकते हैं dA/dx 1/2 e⁻x। ठीक है, और इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये, अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, dA का इंटीग्रेशन a होता है,
और ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स होगा और यहाँ पर हो जाएगा C1। ये जो A1 आ रहा है उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फोर्थ में या फिर फिफ्थ में, फोर्थ ज्यादा आसान लग रहा है। A1 की जगह वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर क्या निकाला A1 अपन ने निकाला है 1/2 ई रेस टू पावर, ए तो निकाल चुके हैं विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं वापस से उस इक्वेशन को काम में ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 देखो, उसमें आप क्या करेंगे A1 की वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 थी, इसमें इक्वल टू 0 है। फिफ्थ में भी कर सकते हैं, यू कैन पुट वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन ऑफ फिफ्थ ऑल्सो, बट you have to check which equation is easy, right? So according to condition we can see equation number is easy because right hand side is not given, ठीक है, right hand side is not given। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर इसमें पहले तो आप A1 की जगह 1/2 x एज इट इज है। A1 की वैल्यू 1/2 ई रेस टू पावर x है, ये x से आ जाएगा, B1 हो गया 1/x हो गया। आपको B1 निकालना है तो इस पूरी वैल्यू को आप उधर लेके जाएंगे, उधर ले जाने के बाद में B1 1/x, x को यहाँ ले जाएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए dv को और dx को अलग अलग कर लेंगे। अब ये जो चीज है ना, ये आइलेट का टेक्निक है, पहले भी मैंने बताया था। आइलेट से इसको पार्ट, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडश समाकलन आप बोलते हैं, उससे इसको करना है। लेकिन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर इसे 2 बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका इंटीग्रेट, ये तो फर्स्ट है अलजेब्रा, ये तो फर्स्ट नंबर है, और ये एक्सपोनेंशियल है ई, इसे ई बोलते हैं, ये सेकंड नंबर का फंक्शन है। तो आप सोल्व करने का जो तरीका है वो है कि इसको 2 बार हाईलाइट करने में टाइम लगता है। आपने फोरियर सीरीज में सीखा होगा, उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट फंक्शन है, पहले आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर आप उसका डिफरेंशियल कर देंगे 2x, फिर इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे 2, फिर दोबारा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंशियल 2x का 2, अगली बार करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इसके आगे डिफरेंशियल मैंने नहीं किया है। यहाँ शुरू में क्या है प्लस, फिर यहाँ क्या है माइनस, फिर यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस प्लस। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू पावर एक्स ही होगा। इसका इंटीग्रेशन वापस से क्या होगा, यही होगा, सेम होगा। तो तरीका क्या है, फर्स्ट वाले को लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल, फिर इसका डिफरेंशियल प्लस माइनस प्लस, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर उसका इंटीग्रेशन, फिर उसका इंटीग्रेशन। ये टेक्निक है, इस टेक्निक से इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये x की पावर जितनी ज्यादा होगी, मान लो यहाँ पर पावर 3 होता तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाता। डिपेंड करता है कि जैसे ये 1 टाइम डिफरेंशियल है, ये 2 टाइम डिफरेंशियल है, ये 3rd टाइम डिफरेंशियल है, अगली बार में ये 0 हो रहा है, तो पावर जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसको भी अपन ओपन करते जाएंगे। और सेकंड वाले में इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, मतलब -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। करने के बाद आपको एक कंडीशन यहाँ पर मिलती है। आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड दिस इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, डू प्रैक्टिस रेगुलरली, सब हो जाता है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से इन चीजों को अपन कर सकते हैं, है ना। अब यहां पर यहां तक आपका हो चुका है। अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ए यू प्लस बी वी है। अब ए अपने अभी क्या निकाला 1/2, अच्छा यू और वी फिक्स था, यू की वैल्यू x थी, v की वैल्यू x टू पावर -1 यानी 1/x थी, ठीक है। a आप निकाल चुके हैं, b ये देखो b यहाँ ऊपर रखा हुआ है, इन दोनों को अपन रखिए। ये वैल्यू तो पहले निकालनी है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो इसी पर बेस्ड है। 1/2 ई रेज़ टू पावर x c1 ये निकाल लेंगे और इन दोनों को वैल्यू पुट करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 x ई रेज़ टू पावर c1x, इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि x की पावर -1 है, तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, ठीक है, और एक बार यहाँ पर और एक बार c2 के साथ में। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं
तो पहले C1x को लिख लेंगे, ठीक है, फिर C2x टू पावर -1 को लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स का गेम खत्म, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आप पहले स्टार्टिंग में लिख देंगे, और जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये x की, अच्छा ये वाला पोर्शन ये रहा, और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e रेज़ टू पावर x एज इट इज रह जाएगा, और ये 1/x e रेज़ टू पावर x रह जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में आपके जो फाइनल टर्म्स बचेंगी वो हैं, ये देखिए, ये टर्म बच जाएगी, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, C1x प्लस C1/x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, e रेज़ टू पावर x 1/2 e रेज़ टू पावर माइनस, ये बच जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस 1/e रेज़ टू पावर x। तो इस तरह से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका आप समझ गए होंगे किस तरह से शुरू करना है। इस पर बेस 2 क्वेश्चंस हैं, प्लीज राइट डाउन। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछे गए हैं और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना है। मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे मेथड हैं इसके अंदर वेरिएशन क्वेश्चन को करने के लिए, होमोजीनियस है, CF इज नोन, बहुत सारे नाम थे, इंडिपेंडेंट, मतलब आपने 6 से 7 तरीके पढ़े हैं। वो क्वेश्चन, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई में ये आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने 5-6 तरीके से मेथड से किया, लेकिन लास्ट में जब वो मेथड किसी मेथड से सोल्व नहीं हो पाए तो फिर हमको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना होता है। एग्जाम्स में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत ज्यादा आते हैं और विद नेम आते हैं। उसके लिए आपको बस एक ही चीज सर्च करनी है कि हाउ टू फाइंड CF। CF अगर आपका निकल गया तो उसमें 2 चीजें चाहिए, क्या क्या, U और V। अब अभी तक तो U और V दोनों साथ निकल रहे थे, लेकिन कई बार U निकल जाता है लेकिन V नहीं निकलता है। तो V निकालने के लिए मैंने टेक्निक ऊपर रिमार्क में दी थी, उसको भी आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को आई हो आपने लिख लिया होगा, मैं वापस से उस चीज को दिखा देता हूँ कि U और V को आप कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो, U निकल जाए और V रह जाए तो हम इस मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस मेथड